Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone and welcome to Unacademy. For voice skill please let me know. Hello everyone and welcome to Unacademy guys. कैसे हैं आप लोग सब? तो आज आज की क्लास में हम लोग कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी इन लाप्लास डोमेन कवर करने वाले हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी कवर किया था और अब इसके बाद का जो क्लास होगी उसमें हम लोग इन सबको एक्यूमुलेट करके फोरियर ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे. गॉट इट? चलिए मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं. दैट इज माय प्रोफाइल. माय नेम इज पंकज सिंह. आई हैव क्लियर्ड इट 4 times, in which 2 times my rank is under 100. The subject I take is signal system, control system and ADC. In total I have 11 plus year of teaching experience, in which the last 6 years I devoted my career to ACE Engineering Academy, and now I am in Unacademy. Okay. Now, if you want to enhance your preparation and boost your preparation, you must use a code, and that code must be Pankaj11, because Pankaj11 will not only give you 10% of discount, it will also give you my guidance, my preparation strategy, and everything. Okay. Now, so आप मेरे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं, आप उनके फीचर्स आप एक बार देख लीजिए. सारे के सारे स्पेशल क्लासेस आपको कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं. जैसे कि ये इंटरेक्टिव लाइव क्लास होता है, पोल्स फॉर द लर्नर्स आपको अवेलेबल होता है. आपको कभी आप क्लास मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएगा. अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो लेक्चर नोट्स आपको मिलते हैं और आप इसे एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं. अब बात करें स्पेशल क्लास की, तो गाइस ये स्पेशल क्लासेस है मेरे. कंट्रोल सिस्टम पार्ट 3 कल से स्टार्ट होगा. पार्ट 3 और पार्ट 4 अभी 9:30 से भी एक शेड्यूल है 9:30 से, जिसमें हम लोग पार्ट 3 कवर करने वाले हैं. आज का ये शेड्यूल है, पार्ट 3 कवर करने वाला है. और 12 बजे से जो शेड्यूल है उसमें हम सिग्नल के पार्ट्स जो है कवर करने वाले हैं. तो पूरे दिन आपको लेक्चर जो है वो चलने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको
करवाएंगे सिग्नल और सिस्टम के। ये जो सिग्नल सिस्टम है, जो हमने यूट्यूब क्लासेस अभी तक की हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने स्पेशल क्लासेस रखी है, तो आप बिल्कुल आप इन्हें देख सकते हो। ना बात करते हैं प्लस की। अगर आपने प्लस अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज प्लस ज्वाइन करिए, क्योंकि प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बैचेस आपको इंग्लिश और हिंदी में, और आरआईबी बैचेस जो है वो आपको मिलेगा। ऐसा क्लियर? और अगर आप आइकॉनिक ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि प्लस से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, तो आइकॉनिक में प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज कोचिंग, स्टडी प्लान, स्टडी ब्यूटिशियन, पर्सनलाइज टेस्ट और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये भी आपको मिलेगा। ऐसा क्लियर? तो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको एक ही अम्ब्रेला के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपने ये कोड लगाया पंकज11, तो इससे ये होगा कि आप सीधे मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मेरे प्रिपरेशन गाइडेंस में आ जाओगे, जहां पे आप मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हो, मेरे रिसोर्सेस को आप यूज कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें आप जो है वो एसेस कर सकते हो। इसे क्लियर? आप मुझसे कभी भी रियल टाइम बात कर सकते हैं, मतलब रियल गाइडेंस का मतलब रियल गाइडेंस आप इस कोड के थ्रू आप लगा सकते हो। ठीक है? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनअकैडमी प्लस यूट्यूब लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड वीडियोस? गाइस, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस इज द क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम एनवायरनमेंट आपको यूट्यूब लेक्चर्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब लेक्चर्स में आपको मोटिवेशन, कुछ कोई भी इनिशिएटिव हम स्टार्ट करते हैं तो आपका यूट्यूब लेक्चर्स में हमने ये चीज फील किया है, लास्ट 1 साल में मैंने फील किया है कि ये मोटिवेशन जो है वो आपका पूरा का पूरा डाउन हो जाता है, करेक्ट? और स्पैमिंग्स बहुत ज्यादा होती है, तो आपको कंटेंट तो मिलता है, पर ये जो कंटेंट है इसकी वैल्यू नहीं रह जाती है ना। रिकॉर्ड लेक्चर्स में तो केवल लेक्चर्स मिलेंगे, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये सपोर्ट की बात जहाँ पे है, वहाँ पे यूट्यूब और रिकॉर्डेड वीडियोस फेल होते हैं। अनअकैडमी प्लस एक ऑसम है, जहाँ पे यूट्यूब से 10 गुना कंटेंट मिलता है, दैट टू सपोर्ट के साथ, और 2 सबजेक्ट एक साथ है, डेली असाइनमेंट है, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। लाइव पोल लीडर बोर्ड, यहाँ पे सिर्फ लोग हो सकता है नॉलेज लेने के लिए आते हो, पर यहाँ पे लोग सिलेक्शन लेने के लिए आते हैं। इसलिए तो जब भी कभी भी 1 to many होता है, 1 to many मतलब ब्रॉडकास्टिंग होती है, जैसे कि यूट्यूब में नॉर्मली, तो उसमें क्वालिटी का आप कंप्रोमाइज आप कर ही लेते हो, क्योंकि कुछ दिन आप उसके बहुत सारे फैक्टर्स। अब यहाँ पे चूंकि 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, इसलिए आप जो है बेटर तरीके से आप इसे एसेस कर सकते हैं। ठीक है? नाउ बात करते हैं फीस की। तो गाइस 24 मंथ का अगर आप देखें, जो कि सबसे इकोनॉमिकल प्लान है, तो वो विदाउट कोड 1837 में है, लेकिन अगर आप कोड लगाओगे 10% का ऑफ मिल जाएगा। कोड आपको पता है पंकज11 कोड है, तो आप अगर आप लगाओगे इसे तो आपको 10% का तुरंत ऑफ मिल जाएगा। दैट टू माई गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। आपको तुरंत कुछ नहीं करना, जैसे ही आप कोड लगाओ वैसे आप मुझे मैसेज करो, और इसके बाद आप ये बताओ कि सर मैंने जो है वो इस कोड के थ्रू लिया है, इसके बाद आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। सेम आइकॉनिक में भी यही है। आइकॉनिक में आप देखें अगर तो 2775 विदाउट कोड है, लेकिन 10% ऑफ आपको मिल जाएगा विद कोड के साथ, इसलिए पंकज11 के साथ। तो अगर आप देखोगे तो नियरली वो 2700 रुपये इसमें से कम हो जाएंगे, यानी 2000 के समथिंग के आसपास आपको जो है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा, जो कि मंथ में, और यानी कि अगर आप देखें तो एक दिन में करीब 80 से 85 रुपए के, जो कि आपको एक दिन की फिल्म के कॉस्ट से भी कम है। इतने में आपको ये सारी गाइडेंस वगैरह, पर्सनल गाइडेंस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। टॉप लेवल की फैकल्टीज हैं, जैसे कि मैं हूँ, विशाल सोनी सर है, वरुण सर है, भीमा शंकर सर है, सुरेश वीर सर है, कासिर रफीक सर, ये सारी फैकल्टीज हैं, और बहुत सारे मतलब अंकित गोयल सर और सिद्धार्थ वर्मा सर जो कि AR1 हैं, तो बहुत सारे गाइडेंस आपको देने के लिए ये सारे फैकल्टीज जो है मौजूद है। तो ये नए बैच कुछ स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो 25 अगस्त से ये नया बैच स्टार्ट होगा, जो कि एक्सेलरेट बैच है गेट 2020 के लिए, और ये मेरे ख्याल से लास्ट बैच है। बाइलिंगुअल है, इलेक्ट्रिकल में स्टार्ट होगा ये, और एक्सेलरेट बैच ECE में भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो सिद्धार्थ वर्मा सर सिग्नल सिस्टम कवर कर रहे हैं, और एक ESE प्रीलिम्स के लिए एक बैच टारगेट प्रीलिम्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ये फैकल्टीज जो है आपको इंजीनियरिंग सेफ्टी करवाएंगे, सौरभ कुमार पांडे सर। ठीक है? नाउ गाइज ये आपका ESE का मेगा कॉम्बैट होने वाला है, जो कि 29 अगस्त को होगा। इसमें आप 60 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस किसी भी ब्रांच के थ्रू आप दे सकते हो। आप यहाँ पे इनवाइट कोड लगा सकते हो पंकज11, और उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छी आपके रैंक आती है, तो रैंक 1 to 3 में 1 ईयर का गेट का प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिसको आप 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के लिए ले सकते हो।
4 to 10 पे 75% की स्कॉलरशिप, 11 to 50 में 50% की स्कॉलरशिप और 51 to 100 में 25% की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। और ये सारे ऑफर्स आप जो है वो टॉप 200 के लिए आप ये असेस कर सकते। तो कॉम्बैट जरूर दीजिए, कॉम्बैट से आपको रियल टाइम रैंकिंग जो है वो मिलती है। कॉम्बैट किसी भी ब्रांच में दे सकते हो, बस आपको जाके इनवाइट कोड डालना है पंकज राय, ठीक है। तो यही चीजें मैंने यहाँ पे भी रखी हुई है, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी इन लाप्लास डोमेन, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी इन लाप्लास डोमेन। तो बहुत ध्यान से हम चीजों को समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय कॉजालिटी। सी है, मैंने आपको जब टाइम डोमेन कॉजालिटी बताई थी, इसी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, अगर आप देखें तो टाइम डोमेन कॉजालिटी मैंने आपको बताई थी कि मेरे पास एक सिस्टम जो होगा वो कॉजल कब होगा। देखिए, एक सिस्टम जो होगा वो कॉजल तब होगा जब कॉजल सिस्टम के लिए, अगर मैं बात करूं कॉजल सिस्टम के लिए, तो इसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स होगा एच टी, ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए और t लेस देन 0, है ना। तो अगर आप देखो तो अगर t लेस देन 0 है इसका इंपल्स रिस्पॉन्स, तो सिस्टम जो है कॉजल है। सिमिलरली अगर आपका इंपल्स रिस्पॉन्स जो है वो 0 है और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो सिस्टम होगा वो एंटी कॉजल होगा। दैट इज द कंडीशन फॉर कॉजल एंड दैट इज द कंडीशन फॉर एंटी कॉजल, दैट इज द कंडीशन फॉर एंटी कॉजल, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका कॉजल है, ये एंटी कॉजल है। और अगर आपका इंपल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और मॉड टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो सिस्टम होगा वो कहलाएगा आपका नॉन कॉजल। ये जो सिस्टम होगा वो आपका कहलाएगा क्या, नॉन कॉजल। तो बेसिकली आइडिया ये है कि कॉजल सिस्टम जितने भी होते हैं इनका एग्जिस्टेंस केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एंटी कॉजल जितने भी होते हैं इनका एग्जिस्टेंस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और जो नॉन कॉजल्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस जो है वो बोथ क्वाड्रेंट में होता है ना। ये चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में मतलब जब मैंने सिस्टम के लिए कॉजलिटी बताई थी तो ये चीजें मैंने आपको कवर कर दी, मतलब यहां तक चीजें जो है वो क्लियर। अब आप देखिए, क्या आप यही चीज को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एग्जांपल्स है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक h1t है जो कि है e⁻⁻² तो आपको पता है कि ut का एग्जिस्टेंस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल होता है, तो ये सिग्नल होगा, तो ये तो प्योर कॉजल है। और अगर हम बात करें इसके आरओसी की, तो इसकी जो आरओसी होगी वो होगी सिग्मा ग्रेटर देन -2। सिग्मा जो होगा वो -2, जहां पे -2 इस सिस्टम का पोल है। मैंने आपको बताया था कि ये जो टी के आगे कोफिशिएंट होते हैं ये सारे पोल्स होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कॉजल सिस्टम है, फॉर ऑल कॉजल सिस्टम, कॉजल सिस्टम आरओसी क्या होगी, देखो आरओसी इज राइट साइडेड, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका पोल देखें, अगर आप इसका पोल देखें तो यहां पे पोल है जो कि -2 पे है, और जो इसकी आरओसी होगी वो देखिए क्या होगी, इसकी आरओसी ये होगी, ये इसकी आरओसी, ध्यान से। तो ये इसकी क्या होगी, आरओसी होगी, है ना। आरओसी हमेशा इसके राइट साइड, जितने भी कॉजल सिस्टम्स हैं उनकी आरओसी हमेशा राइट साइडेड होगी। जैसे क्लियर, जैसे कि अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, एग्जांपल नंबर 2, तो एग्जांपल नंबर 2 को देखो जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं e⁻⁴t ut, कुछ भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाए इसका, नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आप इसका अगर आरओसी देखेंगे तो ये होगा सिग्मा ग्रेटर देन 4। और क्या एक कॉजल है, हाँ, क्योंकि ut है तो t ग्रेटर देन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आपके पास एक पोल होगा जो कि 4 पे होगा, और ये इसकी आरओसी, ये इसकी आरओसी, तो सिग्मा ग्रेटर देन 4 इसकी आरओसी हो, ठीक है। तो सिग्मा ग्रेटर देन 4 जो होगी उसकी आरओसी होगी 4। तो ये जे ओमेगा एक्सिस यहां पे नहीं आएगा, मैं जे ओमेगा एक्सिस यहां पे, सॉरी फॉर दैट, जस्ट अ मिनट।
ये यहां पे, ठीक है। तो आरओसी जो है वो सिग्मा ग्रेटर देन 4, बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए बात करते हैं एंटी कॉजल की। एग्जांपल नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक HT है जो कि है लेट्स से e टू द पावर -2t u -t-3, तो अगर आप इसकी लिमिट देखें तो कहां से कहां तक लिमिट है इसकी, -∞ से लेके -3 तक की लिमिट है, -∞ से लेके -3 तक की लिमिट है। तो अगर आप -∞ से लेके -3 तक की लिमिट अगर आप ध्यान से देखो तो आरओसी क्या बनेगी इसकी, सिग्मा शुड बी लेस देन -2, सिग्मा जो होगी वो होगी लेस देन -2। इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है कि मेरे पास एक पोल है, ये पोल है, यहां पे पोल है -2 पे, और आरओसी जो होगी वो क्या होगी, लेफ्ट वर्ड होगी, है ना। आरओसी जो होगी वो क्या होगी, वो लेफ्ट वर्ड इसकी आरओसी होगी। तो ये इसकी आरओसी, ये इसकी आरओसी, गॉट इट। तो जितने भी एंटी कॉजल सिग्नल्स है, कुछ भी ग्राफ हो, नॉट इंटरेस्टेड, सिर्फ आप लिमिट चेक करिए, जितने भी एंटी कॉजल सिग्नल्स है उनके लिए आरओसी क्या होगी, लेफ्ट साइडेड होगी, है ना। फॉर ऑल एंटी कॉजल सिग्नल, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर ऑल एंटी कॉजल सिग्नल ROC is left side, ठीक है। सो ROC is left side, तो समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी एंटी कॉजल सिग्नल्स होते हैं वो उनकी ROC क्या होती है, लेफ्ट साइडेड होती है, इज इट क्लियर। अच्छा एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं थोड़ा सा। सर जरा इसको बताओ, e टू पावर -4 mod t, बता सकते हो आप इसको, सोचो जरा एक बार, e टू द पावर -4 mod t क्या होगा। सर e टू पावर -4 mod t को हम लिख सकते हैं e टू पावर -4t ut और प्लस e टू द पावर 4t u minus t, e टू पावर -4t ut और प्लस e टू पावर 4t u minus t। यहां पे मेरे पास एक सिग्नल है e टू पावर -4t ut प्लस e टू पावर 4t u minus t। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आरओसी क्या होगी इसकी, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन -4, और इसके लिए क्या होगी, सिग्मा शुड बी लेस देन 4। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका ये मतलब है कि मेरे पास पोल होंगे, दो पोल, एक पोल होगा मेरा यहां पे और एक पोल होगा मेरा यहां पे, मतलब एक पोल है मेरा ये जो कि -4 है और एक पोल है जो कि 4। अब इसकी जो आरओसी होगी वो क्या होगी, देखिए इसकी आरओसी सिग्मा -4 और 4, सिग्मा -4 से बड़ी और सिग्मा लेस देन 4। मैंने कहा था आपसे अगर आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करें तो जब भी सिग्नल्स के कॉम्बिनेशंस होंगे आरओसी क्या बनेगी, इनकी कॉमन इंटरसेक्शन बनेगी। तो इनकी कॉमन इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए कॉमन इंटरसेक्शन है सिग्मा ग्रेटर देन -4 to 4, सिग्मा ग्रेटर देन -4 to 4, ये इनका कॉमन इंटरसेक्शन बनेगा। मतलब इसके लिए जो आरओसी बनेगी वो ये बनेगी, ये इसकी आरओसी होगी, बहुत ध्यान से देखिए, ये इसकी आरओसी होगी, ऐसा क्लियर। तो सिग्मा ग्रेटर देन 4 to -4 ये इसकी आरओसी आपके लिए बनेगी। तो जितने भी नॉन कॉजल सिग्नल्स होते हैं, ये नॉन कॉजल सिग्नल है, देखो आप इसका जो ग्राफ अगर आप देखो बहुत ध्यान से तो इसका ग्राफ एक अम्ब्रेला फंक्शन है ना। जितने भी नॉन कॉजल सिग्नल्स होते हैं इनके लिए आरओसी जो है वो 2 साइडेड आरओसी होगी, मतलब ग्रेटर देन भी और लेस देन, है ना, ये आपका j ओमेगा एक्सिस। तो हमने एक चीज सीखा कि अगर सिग्नल मेरा कॉजल है तो आरओसी राइट साइडेड, और सिग्नल मेरा एंटी कॉजल है तो आरओसी लेफ्ट साइडेड, और सिग्नल मेरा अगर नॉन कॉजल है तो आरओसी इज 2 साइडेड। सो फॉर नॉन कॉजल सिग्नल्स मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर नॉन कॉजल सिग्नल आरओसी इज 2 साइडेड। आरओसी जो होगी वो कैसी होगी आपकी, 2 साइडेड आरओसी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा। तो देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल सिस्टम। तो स्टेबल सिस्टम क्या होते हैं बेटा, वो सिस्टम होते हैं जिनके लिए -∞ to ∞ mod HT dt
should be less than impedance. मतलब impulse response must be absolutely integrable. Impulse response must be absolutely integrable. AI होना चाहिए. तो जितने भी स्टेबल सिस्टम होते हैं उनके इंपल्स रिस्पॉन्स जो है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है. अच्छा, अगर आपको याद हो तो यही डिरिचलेट की फोर्थ कंडीशन है. इट वाज अ डिरिचलेट फोर्थ कंडीशन. डिरिचलेट फोर्थ कंडीशन फॉर हैविंग फोरियर एनालिसिस. तो ये डिरिचलेट की फोर्थ कंडीशन है फोरियर एनालिसिस के लिए, और पर्टिकुलरली फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए डिरिचलेट की फोर्थ कंडीशन. इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्नल का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर ले सकते हैं तो लूज सेंस में, क्यों लूज सेंस, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म भी दो सिग्नल्स के डिफाइन होते हैं. एक तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल के लिए, जरूरी नहीं कि केवल यही हो, अगर वो स्क्वायर इंटीग्रेबल भी है तब भी इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म लाइक कर सकते हैं. ऐसा क्लियर? तो केवल ये कंडीशन नहीं होती, और भी कंडीशन होती है, पर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए ये कंडीशन देख रहे हैं, तो हम लूज सेंस, इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड लगा रहा हूँ लूज सेंस. तो मैं ये कह सकता हूं कि जिन सिग्नल्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन होंगे उनको आप स्टेबल सिस्टम कह सकते हैं. अगर किसी इंपल्स रिस्पॉन्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर रहा है तो मतलब आप उसे कह सकते हो कि ये स्टेबल सिस्टम. ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं कि लूज सेंस है. स्ट्रिक्ट सेंस में आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए. एक तो ये, या तो फिर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल और मतलब फाइनाइट एनर्जी फाइनाइट पावर सिग्नल है, तब भी वो इनके फोरियर एनालिसिस होंगे. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि DTFT is finite, तो that is considered as a stable system. तो ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं लूज सेंस. अब बहुत ध्यान से देखिए प्लीज. अब आप देखो बहुत ध्यान से कि आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है एच जे ओमेगा is equal to minus infinity to infinity h of t e to the power minus of j omega t dt. और अगर आप इसका लेट्स से h सिग्मा प्लस j ओमेगा जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो देखें तो ये हो जाएगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ये हो जाएगा h of t e to the power minus of sigma t e to the power minus of j omega t dt. तो यह है 1, यह है क्वेश्चन नंबर 2. बहुत ध्यान से देखिए प्लीज. अगर आप एक क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसी सिग्नल का उसको देखिए, और एक क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी सिग्नल का, अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना हो तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म. बहुत ध्यान से देखो प्लीज. What is the relationship between Fourier transform and Laplace transform? तो अगर आप सिग्मा की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट इनटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ना. सिग्मा की वैल्यू, इफ सिग्मा इज 0 then CTFT sorry Laplace transform will approaches to CTFT. है ना. अगर सिग्मा की वैल्यू को हम 0 पुट कर दें तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CTFT में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आप बहुत ध्यान से देखिए प्लीज. मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये सिग्मा है, ये जे ओमेगा है. अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सिग्मा क्या डिसाइड करता है, कन्वर्जेंस. है ना, सिग्मा क्या डिसाइड करता है, कन्वर्जेंस. और बात किसकी हो रही है बताइए जरा. बात हो रही है इसकी बात हो रही है. ये जो एक्सेस है ये है सिग्मा इज इक्वल टू 0 एक्सेस, 0 एक्सेस या जे ओमेगा एक्सेस. सीधी सी बात है. तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करना है तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और सिग्मा आरओ से डिसाइड करता है. सिग्मा जो है वो आपका आरओ से डिसाइड करता है. तो मैं एक लाइन लिखता हूं कि इफ ROC includes j omega axis,
then system is stable. Can we say like that? बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, अगर आरओसी जो है वो जियोमेट्रिक एक्सिस को इंक्लूड करेगा तो सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। सिंपल सी बात है, इसे क्लियर? तो यानी कि स्टेबिलिटी के लिए कंडीशंस क्या है मेरे पास कि जो आपका आरओसी होना चाहिए वो किसको लाइक करना चाहिए, जियोमेट्रिक एक्सिस को लाइक करना चाहिए। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, देखो ध्यान से, मैंने एग्जांपल नंबर 1 दिया था, ये मेरी जियोमेट्रिक एक्सिस थी। बहुत ध्यान से देखो प्लीज, मैं ये कलर ले रहा हूं, देखो ये मेरी आरओसी थी, ये मेरी आरओसी थी और ये जियोमेट्रिक एक्सिस को लाइक कर रही है। अगर ये जियोमेट्रिक एक्सिस को लाइक कर रही है तो क्या ये स्टेबल सिस्टम है? कैसे चेक करेंगे? इसका मॉड एरिया ऑफ द कर्व ले लीजिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल कंडीशन चेक कर लीजिए। अगर ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो सिग्नल सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा, है ना। और ये आप चेक कर लीजिए, अगर आप इसका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, मॉड e to power माइनस ऑफ 2t इंटू ut इंटू dt करोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1/2, क्योंकि ut से लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है, ये जो पर्टिकुलर आपका सिग्नल है, ये स्टेबल भी है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हमने चेक कर लिया। चलिए बात करते हैं सेकंड की। सर अगर आप इसको देखो बहुत ध्यान से, ये जियोमेट्रिक एक्सिस है और ये इसकी आरओसी है। चूंकि आरओसी के अंदर जियोमेट्रिक एक्सिस लाई नहीं कर रही है इसलिए ये अनस्टेबल होगा। ये कैसा होगा, देखो अनस्टेबल होगा। ये कैसा होगा, अनस्टेबल आरओसी सिस्टम होगा। तो अगर हम कैसे चेक करें इसको, अगर हम माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी e to the power 40 इंटू ut इंटू dt कर लें तो ut से लिमिट क्या हो जाएगी बताओ, 0 से लेके इन्फिनिटी e to the power 40 और यहां पे हो जाएगा dt और आंसर आएगा इन्फिनिटी। चेक कर लो आप टाइम डोमेन में भी, तो ये इन्फिनिटी है, ऐसा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिस्टम स्टेबल है, अगर कोई सिस्टम स्टेबल है तो आपको उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे वैलिडेट करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे वैलिडेट करना है कि इसका जो आरओसी होना चाहिए वो जियोमेट्रिक एक्सिस को लाइक करना चाहिए। इसको भी देखो सर, यहाँ पे आरओसी जो है वो जियोमेट्रिक एक्सिस को लाइक नहीं कर रही है तो ये अनस्टेबल है। कैसे चेक करेंगे, शॉर्टकट क्या है सर, इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से -3। अगर तुम माइनस इन्फिनिटी पे चेक करो तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, तो अगर तुम इसे इंटीग्रेट करोगे तो आंसर भी इन्फिनिटी भी आएगा, यानी कि ये प्योर अनस्टेबल सिस्टम, ये प्योर अनस्टेबल सिस्टम। इसे क्लियर, यहां से साफ साफ क्लियर है कि ये अनस्टेबल सिग्नल। पर इसको देखो जरा ध्यान से, सर यहां से मुझे दिख रहा है टाइम डोमेन से ही अगर मैं इसका एब्सोल्यूट एरिया ऑफ द कर्व ले लूंगा तो ये फाइनाइट होगा, मतलब ये स्टेबल सिग्नल है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेक करो, देखो जे ओमेगा एक्सिस जो है वो लाई कर रही है, देखो जे ओमेगा एक्सिस ये यहां पे लाई कर रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल ये कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है। अगर जे ओमेगा एक्सिस आपको लाई करेगी इस आरओसी के अंदर तो सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, आपका स्टेबल सिस्टम होगा। ऐसा क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इफ आरओसी इंक्लूड्स द जे ओमेगा एक्सिस देन द सिस्टम इज कंसीडर्ड एज अ स्टेबल सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और इसके आगे के बारे में। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, अगर मैं कहूं e to the power माइनस ऑफ 40 ut, थोड़ा सा हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/s+4। बहुत ध्यान से देखिए, 1/s+4 इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस जे ओमेगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस जे ओमेगा। और इसके लिए आरओसी जो होगी वो होगी सिग्मा ग्रेटर देन -4, 4 प्लस सॉरी इट इज सिग्मा ग्रेटर देन -4। तो अगर हम देखें बहुत ध्यान से तो मेरे पास एक पोल है, ये एक पोल है जो कि -4 पे है, ऑलराइट। और अगर आप इसकी आरओसी देखो तो ये इसकी आरओसी है जो कि जे ओमेगा एक्सिस को लाई कर रही है, ये जे ओमेगा एक्सिस। सर चूंकि इसकी आरओसी जे ओमेगा एक्सिस को लाई कर रही है इसलिए मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म से फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या पुट कर दो, एस की वैल्यू को जे ओमेगा। तो आप कंट्रोल में ऑफन एस इज इक्वल टू जे ओमेगा आप पुट कर लेते हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करने की कंडीशन क्या है। तो अगर आरओसी जे ओमेगा एक्सिस में इंक्लूड कर रही है तो ही आप यहां पर कर सकते हैं 1/4 प्लस जे ओमेगा, और ये इसका क्या होगा,
CTFT। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कंडीशंस क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कंडीशन क्या है एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करने के लिए, तो आपका आरओसी जो है जे ओमेगा एक्सिस को लाई करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, इसलिए तो आप प्लीज इसे बहुत ध्यान से देखें। सर हर जगह पुट नहीं कर सकते, जैसे कि अगर एग्जांपल बोलूं, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, e टू द पावर 40 ut, मुझे पता है कि सिग्मा ग्रेटर देन 4 है और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो होगा 1/4 माइनस एस। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/4 माइनस एस। तो सिग्मा ग्रेटर देन 4 का मतलब ये है कि ये जे ओमेगा एक्सिस है और ये 4 है और ये इसकी आरओसी है। देखो ये इसकी आरओसी, मतलब यहां पे हुक होगा। तो अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो क्या ये जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रही? नहीं। तो क्या मैं एक्सिस इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर सकता हूं? नहीं। मतलब नो फोरियर ट्रांसफॉर्म। वैसे भी ये अनस्टेबल सिस्टम है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लाई नहीं करेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाई करेगा। ऐसे क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्टेबल सिस्टम के लिए आरओसी के अंदर जो है वो जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड होनी चाहिए, जे ओमेगा एक्सिस जो है वो आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लाप्लास से फोरियर में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लाप्लास से फोरियर में हम कन्वर्ट कर लें, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एस की जगह पे क्या पुट कर देना है? जे ओमेगा पुट कर देना है। एस की जगह पे जे ओमेगा आप पुट कर दीजिए और यही इसका सॉल्यूशन होगा। गॉट इट? प्रोवाइडेड कि आरओसी जो है वो इंक्लूड कर दे। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि चलो कॉजालिटी प्लस स्टेबिलिटी, कॉजालिटी प्लस स्टेबिलिटी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो आप क्या बोलोगे? देखो कॉजालिटी के लिए आरओसी राइट साइडेड होनी चाहिए और इसके लिए आरओसी मस्ट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस, आरओसी मस्ट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस। तो आप बताइए वेयर शुड आई प्लेस माई पोल, कहां पे मैं अपने पोल को प्लेस करूं जिससे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आपको कॉजालिटी प्लस स्टेबिलिटी चाहिए, कॉजालिटी प्लस स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप बताओ सारे के सारे पोल को मैं किधर प्लेस करूं तो कि कंडीशन जो है वो दोनों सेटिस्फाई हो जाए। अब आप देखो सर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। या तो आप सारे पोल, देखो जरा ध्यान से, या तो आप सारे के सारे पोल यहां प्लेस करिए। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, या तो मैं सारे के सारे पोल यहां प्लेस करूं और या तो फिर मैं सारे के सारे पोल यहां प्लेस करूं। तो चलिए मैं इनको कह देता हूं ए, इसको मैं कह देता हूं बी और इसको मैं कह देता हूं सी। आप बताइए अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? देखो बहुत ध्यान से सर, ये सी पे इसके लिए आरओसी राइट साइडेड तो होगी, अगर एक कॉजल सिस्टम है तो आरओसी राइट साइडेड तो होगी, पर जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं करेगी। जे ओमेगा एक्सिस राइट साइडेड है, जे ओमेगा एक्सिस तो यहां है, तो ये कंडीशन वायलेट हो गई, नॉट एप्लीकेबल। तो जरा इसकी बात करते हैं, इसकी बात करो जरा। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे भी आरओसी या तो ग्रेटर देन 0 होगी या तो लेस देन 0 होगी, है ना? तो हमने ग्रेटर देन 0 माना है, कॉजल माना है, आरओसी ग्रेटर देन 0 मतलब जे ओमेगा एक्सिस फिर से इंक्लूड नहीं हुई, मतलब दैट इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल। अब आप यहां पे देखो, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तब जे ओमेगा एक्सिस भी यहां पे लाई करेगा। अगर आरओसी इसकी ग्रेटर देन 0 है तब जे ओमेगा एक्सिस भी लाई करेगा, यानी कि ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए। इसका मतलब फॉर कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम, मैं एक लाइन लिखता हूं यहां पे, फॉर कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम, फॉर कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम, stable system, all pole must lie in left half plane
ऑफ एस प्लेन। ये बहुत बड़ी लाइन है गाइस। एक कंट्रोल सिस्टम का टीचर, जो कि मैं भी हूं, एक कंट्रोल सिस्टम का टीचर विदाउट गिविंग यू एनी इंफॉर्मेशन, ये जो लाइन है ये बोल देता है कि सारे के सारे पोल कहां होने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे। आप पूरी की पूरी कंट्रोल सिस्टम के एनालिसिस को इसी के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते जाते हो। और अगर पोल आपका लेफ्ट हाफ पे नहीं है तो आप कुछ ऐसे मेथड्स ऑप्ट करते हो जिसकी वजह से आपका जो पोल है वो लेफ्ट हाफ पे आ जाए। आप क्लियर है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि आपको सेटिस्फाई करनी होती है, इसलिए कंट्रोल सिस्टम में स्पेशली। और ये कंडीशन हमने प्रूव करी। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब अगर आप चाहते हो कि एंटी कॉजल प्लस स्टेबिलिटी, तो एक बार जरा फील करके देखो, एंटी कॉजल के लिए आरओसी क्या चाहिए, लेफ्ट साइडेड, और स्टेबिलिटी के लिए आरओसी क्या चाहिए, इंक्लूड्स जी ओमेगा एक्सिस। इंक्लूड्स जी ओमेगा एक्सिस। तो एंटी कॉजल के लिए आरओसी जो होनी चाहिए वो लेफ्ट साइडेड होनी चाहिए, और मतलब आरओसी इंक्लूड जी ओमेगा एक्सिस। तो बताइए फिर से अगर पोल प्लेसिंग करूं तो फिर किधर की ओर करूं? इस बार आप बताइए। इस बार मैं कोई एबीसी ऑप्शन नहीं दूंगा, सिर्फ आपको ये बताना है कि कहां पोल प्लेस होने चाहिए। सर ऑफ कोर्स ही बात है, आपके जो सारे के सारे पोल होने चाहिए वो कहां होने चाहिए, वो यहां होने चाहिए। देखो अगर सारे के सारे पोल लेफ्ट हाफ में होंगे, सॉरी राइट हाफ में होंगे, तो ये सिस्टम एंटी कॉजल स्टेबल होगा, क्योंकि इस केस में आरओसी लेफ्ट साइडेड होगी और जी ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करेगी, है ना। तो सारे के सारे पोल, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि फॉर एंटी कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम, और एंटी कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम ROC must include anti-causal stable system, all pole must be in RHP of S plane। ये बहुत बड़ी लाइन। तो एंटी कॉजल के लिए सारे के सारे पोल जो होने चाहिए वो राइट हाफ पे होने चाहिए। पर एज अ कंट्रोल इंजीनियर हम कभी भी एंटी कॉजल सिस्टम पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली रियलाइजेबल नहीं होते। पर सिग्नल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मैं कभी भी ये कॉजल और एंटी कॉजल सिस्टम्स में कभी डिफरेंशिएट नहीं करता। मेरे लिए कॉजल सिस्टम उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने एंटी कॉजल सिस्टम्स हैं, लेकिन मैं हमेशा एंटी कॉजल सिस्टम्स को अवॉइड करता हूं। कहां पे? कंट्रोल सिस्टम्स पे, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रैक्टिकल सिस्टम जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, कॉजल्स होते हैं। और यही रीजन है कि आप हमेशा ये कंडीशन पढ़ते हो। आप ये कंडीशन जो है वो आप पढ़ते हो कि सारे के सारे जो पोल होने चाहिए वो कहां होने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे होने चाहिए। ये सारे के सारे पोल जो होने चाहिए वो कहां पे होने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे होने चाहिए। क्लियर? एंटी कॉजल के लिए अगर अच्छा सर अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बता सकते हो जो नॉन कॉजल हो, स्टेबल हो? बिल्कुल, नॉन कॉजल स्टेबल के लिए नॉन कॉजल प्लस स्टेबल बेस्ट एग्जांपल है e⁻⁴ mod t। बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इसको देखूं तो ये होगा e⁻⁴t ud और प्लस e⁴t u - t। इसके लिए आरओसी क्या लाई करेगी? इसके लिए आरओसी होगी सिग्मा ग्रेटर देन -4 सिग्मा लेस देन 4। कॉमन आरओसी क्या होगी? सिग्मा ग्रेटर देन -4 to 4। और आप ये कहोगे कि सारे के सारे पोल एक यहां है, एक यहां है, और जो इसकी आरओसी है वो क्या है? देखो इसकी आरओसी है जो कि स्टेबिलिटी जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर दे। तो ये नॉन कॉजल प्लस स्टेबल सिस्टम है, नॉन कॉजल प्लस स्टेबल सिस्टम है। पोल जो होगा वो राइट साइड भी होगा और लेफ्ट साइड भी होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाट द कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी इन लाप्लास डोमेन इज। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर मैं सारी बातों को समराइज करूं तो क्या क्या मैंने कहा? पॉइंट नंबर 1 कि अगर कोई सिस्टम कॉजल है तो उसके लिए आरओसी कैसी होगी? राइट साइडेड होगी। अगर कोई सिस्टम एंटी कॉजल है, पॉइंट नंबर 2,
अगर कोई सिस्टम एंटी कॉजल है तो उसके लिए आरओसी कैसे होगी, लेफ्ट साइडेड होगी। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई सिस्टम नॉन कॉजल है, अगर कोई सिस्टम नॉन कॉजल है तो आरओसी कैसी होगी आपकी, टू साइडेड आरओसी होगी। करेक्ट। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए जो आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, स्टेबिलिटी के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आरओसी जेओमेट्रिक एक्सिस में इंक्लूड करनी चाहिए, है ना। आरओसी जो है वो जेओमेट्रिक एक्सिस में इंक्लूड करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सर अगर कोई सिस्टम स्टेबल है, मतलब आरओसी जेओमेट्रिक एक्सिस में इंक्लूड कर रही है, तो आप ये कह सकते हो कि आप इसका आप जो है क्या कर लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फूरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एस इक्वल टू जेओमेगा पुट कर सकते, ठीक है। और अगर कोई सिस्टम कॉजल स्टेबल है तो सारे के सारे पोल जो होने चाहिए लेफ्ट हाफ में होने चाहिए। अगर कोई सिस्टम एंटी कॉजल और स्टेबल है तो सारे के सारे पोल राइट हाफ पे होने चाहिए। अगर कोई सिस्टम नॉन कॉजल स्टेबल है तो आरओसी सारे के सारे पोल जो है वो दोनों साइड होगी, इधर भी होंगे और उधर भी होंगे, और जेओमेट्रिक एक्सिस को लाई कर रही होगी आरओसी। अच्छा देखिए, एक सिनेरियो मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक पोल है, मान लो ये यहां पे है पोल, तो क्या मैं ये कह दूं कि ये स्टेबल सिस्टम है विदाउट नोइंग इट्स कॉजालिटी और एंटी कॉजालिटी? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये स्टेबल सिस्टम है? सर अगर ये कॉजल हुआ तब तो इसके लिए आरओसी क्या होगी, यही होगी इसकी आरओसी। बिल्कुल सही बात है। इफ इट इज कॉजल, इफ कॉजल, लेकिन अगर ये नॉन कॉजल हुआ तो ये इसकी आरओसी होगी। इफ नॉन कॉजल, इफ सॉरी एंटी कॉजल, यानी कि स्टेबल ये किस केस में होगा, कॉजल के केस में स्टेबल होगा और एंटी कॉजल के केस में अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि आप कभी भी पोल को देख के, जैसे कि मान लो मेरा पोल यहां है, आप कभी कमेंट नहीं कर सकते कि ये सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा विदाउट नोइंग द फैक्ट कि इट इज अ कॉजल और एंटी कॉजल। अगर ये एंटी कॉजल है तब तो ये स्टेबल है क्योंकि आरओसी फिर लेफ्ट साइड होगी, अगर ये कॉजल है तो आरओसी क्या होगी, राइट साइड होगी। तो जब भी कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि एक पोल मैंने सारे के सारे पोल लेफ्ट हाफ पे रख दिए हैं और आपको ये ना बताया जाए कि ये कॉजल है या एंटी कॉजल है, आप उसके स्टेबिलिटी पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये है कि कॉजालिटी, बहुत ध्यान से देखिए, कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी are two independent issues. Not to be merged. Not to be merged. आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि कोई सिस्टम अगर कॉजल है तो वो बाय डिफॉल्ट स्टेबल होगा ही, या अगर स्टेबल है तो बाय डिफॉल्ट कॉजल होगा, दोनों सिस्टम अलग अलग बात। अब क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? देखिए, कॉजलिटी और स्टेबिलिटी जो हमने अभी पढ़ी, क्या हम इसका प्रैक्टिकल जगहों पे यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जगह पे जो यूज होता है वो होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको भी हम देख लेते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इमेजिन करिए कि आपके पास ये पोल्स है, मान लो एक पोल है आपका -2 पे और एक पोल है आपका 2 पे, बस। और -2 और 2 पे ये एक पोल है। याद करिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास n पोल होंगे रियल और डिस्टिंक्ट, तो आपके पास कितनी पॉसिबल आरओसी होगी? मैंने ये पूछा है कि कितनी पॉसिबल आरओसी यहां पे हो सकती है। ऑलराइट, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पर 3 पॉसिबल आरओसी होगी। देखिए कौन कौन सी? एक आरओसी जो होगी वो ये होगी, ये एक आरओसी होगी, ये पॉसिबल आरओसी की बात कर रहा हूं। तो दूसरी आरओसी जो होगी वो ये होगी,
और तीसरी आरओसी जो होगी वो ये होगी। और जियोमेगा एक्सिस यहां है, ये है आपका जियोमेगा एक्सिस, ये इसका जियोमेगा एक्सिस है। बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, मतलब एक आरओसी की पॉसिबिलिटी क्या बन गई, सिग्मा ग्रेटर देन 2। एक आरओसी की पॉसिबिलिटी क्या बन गई, सिग्मा ग्रेटर देन -2 और 2, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन गई, सिग्मा लेस देन -2। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आपको सोचते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मेरे पास पॉसिबिलिटी है सिग्मा लेस देन -2, एक पॉसिबिलिटी सिग्मा ग्रेटर देन 2 और एक पॉसिबिलिटी है सिग्मा ग्रेटर देन -2 to 2। अब जरा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर पे बात कर लेते हैं। सिग्मा लेस देन -2, देखो ध्यान से, अगर ये जियोमेगा एक्सिस है, सिग्मा लेस देन -2, सर ये लेफ्ट साइड आरओसी मतलब एंटी कॉजल होगी और जियोमेगा एक्सिस को लाई नहीं कर रही है, मतलब अनस्टेबल होगी। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि दैट इज द लेफ्ट साइडेड प्लस अनस्टेबल। मैं इसे ऐसा लिखता हूं, एंटी कॉजल हम टाइम नंबर में प्रूव करेंगे, लेफ्ट साइडेड प्लस अनस्टेबल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसी है, राइट साइडेड है, ये कैसी है, राइट साइडेड है और प्लस अनस्टेबल है। और ये कैसी है, देखो सिग्मा ग्रेटर देन -2 to 2, ये कैसी, 2 साइडेड है और प्लस अनस्टेबल है। अनस्टेबल है कि स्टेबल है, कमान बोलिए जल्दी से। सर जियोमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रही है इसलिए स्टेबल। वेरी गुड। मैंने जैसे कि पहले भी कहा है, कई बार मैं चीजों को जानबूझकर जो है वो गलत करता हूं, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन का लेवल मुझे पता चल सके। ठीक, अब मुझे इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हर पॉसिबिलिटीज के लिए लिखना है। याद रखना सिस्टम का एक ही होगा कोई आरओसी। मैं ये चाहता हूं कि हर पॉसिबल, अगर ये आरओसी तो क्या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, अगर ये आरओसी तो क्या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, और अगर ये आरओसी है तो क्या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। बस मुझे ये चेक करना है, बस मुझे ये पॉसिबिलिटीज जो है वो चेक करना है। तो चलिए 1 by 1 मैं चेक करता हूं। तो सबसे पहले मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूं। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा बताओ, HS इज इक्वल टू K ओवर S+2 और S-2। K यहां पे सिस्टम गेन है, दो ही पोल है यहां पे, एक -2 पे और 2 पे, तो S+2 S-2। अब एक बात आप समझिए प्लीज, सिस्टम गेन बीइंग अ कंट्रोल टीचर, मैं कभी नहीं कहूंगा कि K is 1, सर दैट डिपेंड्स ऑन द नेट गेन, और गेन को बढ़ाने या घटाने से सिस्टम रूट लोकस पूरा इसी पे बेस्ड है, क्लियर। तो गेन K की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, और ये सिस्टम को मार्जिनल स्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल कुछ भी कर सकता है, पर यहां पे कुछ भी नहीं गिवन है, इसलिए मैं HS को K की वैल्यू को 1 ले लेता हूं। तो अगर मैं K की वैल्यू को 1 ले लूं तो जो मेरा HS होगा वो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 1/S+2 S-2, जिसको मैं लिख सकता हूं इट इज A/S+2 और प्लस B/S-2। और अगर आपको कोफिशिएंट चाहिए तो S = -2 का कोफिशिएंट देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होगी 1/4, S = 2 पुट करो और ये वैल्यू होगी -1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो HS होगा वो क्या होगा, देखिए ये होगा 1/4 और ये होगा 1/S-2 और -1/S+2। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो, ये इसके कोफिशिएंट्स हो। देखो S+2 यहां पुट करो और S-2 यहां पुट करो, तो माइनस और -2 4 आ जाएगा ऊपर और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और सही है ना। तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन है जो कि हम लोगों ने कर दिया। अब हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंट आरओसीज के लिए लिखना है। बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, मैंने आपको 2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताए थे। एक तो e⁻⁴ ut, जिसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/s+α और सिग्मा ग्रेटर देन -α, इसकी आरओसी होगी, और -e⁻⁴ u - t, जो कि होगा 1/s+α फिर से, और सिग्मा की वैल्यू
लेस देन माइनस अल्फा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी भी आरओसी ग्रेटर देन होगी तो आपके लिए फॉर्मेट क्या बनेगा, यूटी। और जब भी कभी भी आरओसी लेस देन होगी, जब भी कभी भी आरओसी लेस देन होगी तो इसके लिए जो फॉर्मेट बनेगा वो होगा u माइनस टी। यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कॉजल, और ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, एंटी कॉजल। और दोनों का अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, नॉन कॉजल। दोनों का अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, नॉन कॉजल बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अब आप देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक एचएस है, स्टार्ट करते हैं, यह है 1/4 और 1/s-2 और -1/s+2, और आपने मुझसे कहा कि ये इसके पोल लोकेशंस हैं -2 और 2, और ये इसकी आरओसीज हैं ये इसकी आरओसीज हैं। तो मैं पहली आरओसी लेके चलता हूं कि सिग्मा इज ग्रेटर देन 2, मान लेते हैं सिग्मा इज ग्रेटर देन 2। तो देखो अगर सिग्मा ग्रेटर देन समथिंग होगा तो फॉर्मेट क्या होगा, यूटी। बस आपको अल्फा चेक करना है। यहां पे है 1/s प्लस अल्फा, तो यहां पे क्या है, देखो 1/s+2, यहां तो ठीक है अल्फा की वैल्यू -2, यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू इसको हम ले सकते हैं 1/s प्लस ऑफ -2। तो यहां पे देखो अल्फा की वैल्यू हो गई 2 और यहां पे हो गई अल्फा की वैल्यू -2। और जो फॉर्मेट होगा इसका फॉर्मेट कैसा होगा, यूटी। बस ये इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए और डायरेक्टली आप इसे सॉल्व करिए। तो जो मेरा एच टी होगा वो क्या होगा, देखिए ये होगा 1/4 और यहां पे क्या होगा बताओ, ये होगा e⁻, कमान, -2 इंटू टी इंटू यूटी। बस इसी फॉर्म में लिखा है, देखो इस फॉर्म माइनस ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू खुद -2 थी तो यहां पे लिख दिया, और -e⁻⁻2t इंटू यूटी। तो ये होगी आपकी एच ऑफ टी, ये आपका होगा एच ऑफ टी। ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एच ऑफ टी। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन, तो इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा वो होगा, देखिए दैट इज एच टी इज इक्वल टू 0.25 इंटू, सर ये हो जाएगा e⁻2t ut माइनस e⁻2t ut। ये इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इस आरओसी के लिए, इस आरओसी के लिए ये इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। अब मैं एक बार अगर एचएस को इसको देखो, देखो बहुत ध्यान देखो प्लीज, एचएस को इसको देखो, एचएस इज हाउ मच, एचएस इज मान लो मेरे पास है 1/4, इसमें लिख लेता हूं 1/s-2 और -1/s+2 इज क्लियर, 1/s-2 और 1/s+2। तो बहुत ध्यान से देखिए प्लीज सर, इस बार मैं जो आरओसी ले रहा हूं वो ले रहा हूं R2 जो कि सिग्मा लेस देन -2, मतलब मैं कौन सी आरओसी ले रहा हूं, ये वाली आरओसी ले रहा हूं। तो जब भी सिग्मा लेस देन -2 लूंगा, कहने का मतलब फॉर्मेट क्या बनेगा, पहले तो u माइनस टी बनेगा। u माइनस टी मतलब क्या फॉर्मेट बनता है, e⁻- ऑफ अल्फा टी u माइनस टी, इस फॉर्म में लिखना है मुझे। बस अल्फा की वैल्यू सेट करो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 और अल्फा की वैल्यू है 2। तो जरा देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h2t जो कि होगा 1/4 और यहां पे कितना होगा बताओ, ये होगा माइनस ऑफ e⁻- इंटू टी इंटू u माइनस टी माइनस ऑफ e⁻- -2t u माइनस टी।
जस्ट मैंने अल्फा की वैल्यू सेट की, ये अल्फा की वैल्यू। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा बताओ, हमारा जो H2T होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/4, देखो सही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो e टू पावर माइनस ऑफ 2t इंटू यू माइनस टी, और प्लस माइनस e टू द पावर प्लस 2t इंटू यू माइनस टी। ये बन गया मेरा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्मा लेस देन -2। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड केस की बात करते हैं। तो थर्ड केस में बहुत ध्यान से देखो, एच की वैल्यू जो है वो है 1/4 और ये है 1/s-2 माइनस 1/s+2। पोल एक बार मैप कर दो। हम इसकी आरओसी की बात कर रहे हैं, हम इस आरओसी की बात कर रहे हैं। ये है -2, ये है 2, हम बात कर रहे हैं इस आरओसी की। मतलब कि ये जो आरओसी है वो है, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आरओसी है R3 है, जो कि ये सिग्मा ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2, सिग्मा ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2, ये इसकी आरओसी। तो देखो ग्रेटर देन -2 जो होगी जब भी, तो इसका मतलब ये फॉर्मेट क्या बनेगा, UT, और लेस देन होगी तो फॉर्मेट क्या बनेगा, U-T। इसका मतलब ये है कि देखो जो पोल -2 पे है, इसको हमको किसके फॉर्म में लिखना है, UT के फॉर्म में लिखना है। यहां पे लिखो एक बार। और जो पोल -2 पे है, जो पोल -2 पे है, सॉरी मैंने, हाँ, जो पोल 2 पे है उसको UT के टर्म्स में लिखना है। मैंने सही लिखा है ना, सिग्मा ग्रेटर देन -2, जो पोल 2 पे है, -2 to 2, जो पोल -2 पे है, -2 पे ये वाला पोल है, -2 पे ये वाला पोल है, तो ग्रेटर देन के टर्म्स में लिखना है इसको, मतलब UT के टर्म्स में लिखना है, इसको शायद UT के टर्म्स में लिखना है। और जो ये पोल 2 पे है, इसको U-T के टर्म्स में, U-T के टर्म्स में लिखना है। बहुत ध्यान से देखें प्लीज। ये मैंने सही लिखा है, एक बार चेक कर लेंगे। तो देखो ध्यान से क्या होगा, इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, माइनस ऑफ, हाँ बिल्कुल सही है, यहां पे अल्फा की वैल्यू है 2, यहां पे अल्फा की वैल्यू है 2 और यहां पे अल्फा की वैल्यू है -2, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो जरा देखो S3T क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा 1/4 और यहां पे क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e टू पावर -2 इंटू अल्फा की वैल्यू -2 है, t और U-T, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। जो पोल 2 पे है, जो पोल 2 पे है वो U-T के फॉर्म में होगा, और जो पोल -2 पे है, ये वाला पोल जो वो होगा UT के फॉर्म में, माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ 2t और U, बिल्कुल सही। तो मेरा जो S3T होगा वो क्या होगा बताओ, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया तो -1/4 बन गया, और ये बन गया e टू द पावर माइनस ऑफ 2t UT प्लस e टू द पावर 2t U-T, ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ 2t UT और प्लस e टू द पावर 2t U-T। तो e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा t UT प्लस e टू द पावर अल्फा t U-T को हम लिख सकते हैं H3T, जो लिख सकते हैं ये होगा -1/4 और e टू द पावर माइनस ऑफ 4 मॉड, ये बनेगा। फाइन, गॉट इट। तो अब थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं। हमारे पास क्या था, देखो बहुत ध्यान से, हमारे पास एक HS था जो कि ये था 1/4
1 अपॉन s माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन s प्लस 2। ये हमारे पास एचएस था। अब इस एचएस के 3 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 3 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बन रहे हैं। अब हमारे पास इसके 3 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बन रहे हैं। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन जो बना है h1t, वो बना है देखो 1/4 और e टू द पावर 2t ut और माइनस e टू पावर माइनस 2t ut। दूसरा बना है h2t जो कि है 1/4, ये बना है e टू द पावर माइनस 2t u माइनस t माइनस e टू पावर 2t u माइनस t। और तीसरा बना है h3t जो कि है माइनस 1/4 e टू पावर माइनस 2 mod e टू पावर माइनस 2 mod। सर अगर आप टाइम डोमेन में देखें तो ये ut है। अगर हम टाइम डोमेन में से देखें, देखो जरा टाइम डोमेन में ये सिग्नल कैसा है, कॉजल प्लस, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, ut है, t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, पर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा ना। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कॉजल एंड अनस्टेबिलिटीज, कॉजल एंड अनस्टेबिलिटीज। इसकी अगर मैं बात करूं तो u माइनस टी तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एंटी कॉजल प्लस u माइनस टी तो एंटी कॉजल है, और प्लस देखो t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करो तो ये खुद ही इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी बिकम्स इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल। और यहां पे ये आपको मिलेगा, कम ऑन एवरीवन, ये जो आपको मिलेगा ये टू साइड अम्ब्रेला है, ये स्टेबल फंक्शन है प्लस नॉन कॉजल, नॉन कॉजल प्लस टी, यानी कि 3 डिफरेंट फंक्शन के, सॉरी एक फंक्शन के, एक ट्रांसफर फंक्शन के 3 डिफरेंट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, एक आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, एक सॉरी दोनों क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, मतलब 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नॉट यूनिक, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नॉट यूनिक। तो क्या उसे यूनिक बनाती है सर, आरओसी इन सबको क्या बनाएगी, यूनिक बनाएगी। देखो इसकी आरओसी क्या होगी, कमान, इसकी आरओसी थी सिग्मा ग्रेटर देन 2, इसकी आरओसी थी सिग्मा लेस देन -2, और इसकी आरओसी थी सिग्मा ग्रेटर देन -2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आपसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक आपको आरओसी दे देंगे और आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो पूछ लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके गेट में नॉर्मली हम देखने को मिलते। तो आपने देखा कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नॉट यूनिक ROC makes it unique, makes it unique। जो आपकी ROC है वो उसे क्या करती है, यूनिक बनाती है। आपकी ROC जो है वो उसे यूनिक बनाती। तो गाइस ये था कॉज़ैलिटी एंड स्टेबिलिटी पे कंप्लीट डिस्कशन। अब सिर्फ केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम और साइनसॉइडल इनपुट टू एलटीआई सिस्टम, जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पेंडिंग है। और मेरे ख्याल से मैंने आपको कंप्लीट लाप्लास ट्रांसफॉर्म का होल कवरेज, अगर आप स्टार्टिंग से देखें आई थिंक लेक्चर नंबर 50 से, तो 50, 51, 52, 53 और एक लेक्चर और आएगा 54, जहां पे हम लोग पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और ये दो टॉपिक भी जल्दी से कवर करेंगे, जो कि हाफ एन आवर में हो जाएंगे और 1 घंटे हम लोग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। तो आप अगर कंप्लीट लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एक्यूमुलेट करोगे तो मैंने पूरा का पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आपको कवर करवा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज इस लेक्चर को शेयर कर देना यार, क्योंकि बहुत
मैंने सारा एकदम क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है और आप देख रहे हो एक प्रकार से नोट्स ही आपको बन रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी कुछ अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। तो आप अनअकैडमी आप इसी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो गाइस। अनअकैडमी ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे, इसलिए आप इस कोड का इस्तेमाल करो, आप सीधे मेरे गाइडेंस में आओगे और अगर आप गाइडेंस में आओगे तो आप इजीली प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाओगे। फीसेस भी बहुत कम है, तो ये राइट टाइम है, ये ऑलमोस्ट लास्ट बैच है जो कि आप अनअकैडमी में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो ये जगह पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, और कोई भी डाउट हो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कैसा भी आप मुझे यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप को नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर कोई भी कंटेंट आपको लगा हो कि ये इनअप्रोप्रिएट है या मैंने कुछ गलत बोला है, तो प्लीज आप इसका यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक जो है वो पड़ी हुई है, आप प्लीज इसका यूज करें। ठीक है, और आप प्राइस भी जीत सकते हो। मैं आपको नॉर्मल क्रिटिक्स गेट ई से IN, अनअकैडमी गेट क्वेश्चन और इलेक्ट्रिकल जर्नल्स में जो है वो आपको मिल जाऊंगा। और विद दिस थैंक यू वेरी मच। लेक्चर को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा देना। एक छोटा सा मैं जरूर ये बोलूंगा कि सॉरी फॉर दैट, मैं लेक्चर्स जो है अभी लाइव नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं अभी आपको लाइव प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं 1 तारीख से शायद कंट्रोल का क्रैश कोर्स लेके आऊँगा, क्योंकि प्योर लाइव मोड। तो जो बच्चे लाइव कर रहे थे उनके लिए सॉरी कि मैं उनको लाइव कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, पर रिकॉर्ड कंटेंट में भी अगर आप देखोगे तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। स्टिल आप डाउट आएगा तो आपके पास मेरे सारे डिटेल्स हैं, आप कहीं पे भी डाउट पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।